एक कार एक चौकी से गुजरने वाली है। उसे एक प्रेरी ने रोक लिया। मालिक नीचे आया और मदद के लिए पुकारा, लेकिन चेहरा बदसूरत होता जा रहा है। उन्होंने जबरदस्ती मुस्कुराया और थम्स अप दिया। कार में सवार महिला को बताने की कोशिश की सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन जब उन्होंने फोन रखा तो हादसा हो गया। संतरी ने हथियार उठाया और गाड़ी की दिशा में चलने लगा। महिला समझती है कि कुछ गलत है। कार को स्टार्ट करने की कोशिश में जल्दबाजी में कार की खिड़की बंद कर दी और चेक पॉइंट से आगे निकल गए। नीचे उतरना। ओह कृपया ऐसा मत करो भाइयों प्लीज, वे सिर्फ बच्चे हैं और माँ। अंत में दोनों बच्चों को कार में ले जाया गया और मौके पर ही गोली मार दी गई। महिला को पटक पटक कर मृत अवस्था में फेंक दिया गया। आधी रात में पुरुष चुपके से महिलाओं की तलाश में आते हैं। यह अंततः एक चर्च में बस गया था। ये पहले से ही शरणार्थियों से भरा हुआ है जो बच गए। चाहे बड़े हों, बच्चे हों या बुजुर्ग, सबके अलग अलग घाव हैं। एक महिला जब जागती है तो सबसे पहले अपने बच्चे की तलाश करती है। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं अब अपनी रक्षा नहीं कर सकता, क्योंकि विद्रोहियों का एक जत्था यहाँ तलाशी के लिए आया था। वे यहाँ उनकी तलाश कर रहे हैं, जिस व्यक्ति का नाम सूची में दर्ज है। बड़ी संख्या में पीड़ितों को जबरन उठा लिया गया। ये देखकर कि अधिकारी धीरे धीरे महिला के पास आ रहा है। महिला ने घायलों के घावों पर पट्टी बांधने और खुद को छिपाने की पूरी कोशिश की। वो इतना भयभीत था कि उसका चेहरा पसीने की बूंदों से ढंक गया था। बंधा हुआ हाथ भी बेकाबू होकर कांप रहा था, लेकिन भाग्य ने अंत में उसे जाने नहीं दिया। उसे पकड़कर बैरक में प्रताड़ित किया गया। जबकि ये दरिंदे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसने अपने साथियों को भागने में मदद करने के लिए ग्रेनेड उठाया। जल्दी जाओ। लेकिन मैंने आखिरकार उनके साथ मरना चुना। इसी बीच महिला के पति को टूटी हुई कार मिली। कुछ साधारण मरम्मत के बाद मैं अपनी पत्नी को खोजने के रास्ते पर हूँ, लेकिन रास्ते में उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें बहुत झकझोर कर रख दिया। पत्नी को खोजने के लिए शख्स ने चलाई क्षतिग्रस्त कार, लेकिन कुछ ही देर में मैंने कई ट्रकों को गुजरते देखा, लेकिन ट्रक में माल नहीं है। ये लाशों का एक पूरा कारलोड है। फिर वे आगे बढ़ते हैं। ज्यादा दूर नहीं, संयुक्त राष्ट्र का काफिला विदेशियों को निकाल रहा है। शरणार्थियों की भीड़ उनके लिए पूछती है। मैं खुद को अच्छा समय दे सकता हूँ, सिर्फ इसलिए कि वे विद्रोहियों की तलवार के नीचे नहीं मरना चाहते। मुझे मार डालो, मैं एक चाकू के नीचे नहीं मरना चाहता। कृपया मुझे अपने मुंह में गोली मार लें। जब सभी विदेशी बस में चढ़ जाते हैं, आदमी अपनी छोटी सी टूटी हुई कार चला रहा है। यूनाइटेड किंगडम के काफिले का पालन करें। जब यूनाइटेड किंगडम के सैनिक अभी अभी निकले थे, कुल्हाड़ियों और कुल्हाड़ियों से लैस हुतू लड़ाकों का एक समूह अभी अभी जगह की ओर लपका। मौत से बचने की गुहार लगाते तुसी शरणार्थी, और जो होने वाला है वो एक अत्यंत क्रूर नरसंहार है। यह 1994 का रवांडन नरसंहार है। कुछ ही महीनों में लाखों लोग मारे गए। लाखों लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा। प्रारंभिक वर्षों में रवांडा वास्तव में सुंदर पहाड़ों और नदियों का देश था। यह विदेशियों की नजर में एक खूबसूरत हॉलिडे पैराडाइज है, और इस भूमि पर है सदियों से दोनों देशों के बीच की शिकायतों और शिकायतों को छिपाना। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रवांडा बेल्जियम का उपनिवेश बन गया। उनके औपनिवेशिक प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्होंने मोटे तौर पर सभी रवांडावासियों को 2 गुटों में विभाजित कर दिया, और उनका वर्गीकरण मानदंड काफी मनमाना है। लंबे, थोड़े हल्के रंग वाले लोग तुसी होते हैं। यदि आपके परिवार में बहुत संपत्ति है तो आप तुसी भी हो सकते हैं। और जो काले और छोटे हैं और बर्तन खोलने के लिए परिवार बहुत गरीब है, सामूहिक रूप से हुतस कहलाते थे। एक देश दूसरे के कारण जबरन 2 जातीय समूहों में विभाजित किया गया। एक गरीब हुतस को शारीरिक श्रम करने के लिए विवश करेंगे, अमीर तुसी को दमन करने दें और उनका प्रबंधन करें। लेकिन इससे भी ज्यादा बेतुकी बात तब है जब उपनिवेशवाद खत्म हुआ। उन्होंने शक्ति दी। चिरस्थायी उत्पीड़ित हुतु, इससे हुतस को अपनी शिकायतों को दूर करने की क्षमता मिली। इसलिए तुसी उत्पीड़न के वर्षों का बदला लेना शुरू किया। रवांडा में शुरू से ही अंधेरा रहा है। अप्रैल 1994 राष्ट्रपति को ले जा रहा विमान पूंजी पर नष्ट हो गया, और यह सब हुतस द्वारा रची गई योजना है ताकि वे सफल हो सके। टुटिस को हमलों का दोषी ठहराया। इस घटना ने तेजी से एक हुतु को चिंगारी सुलगा दी। टुटिस के खिलाफ प्रतिशोध। उस रात कई उच्च पदस्थ तुसी अधिकारियों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। अगले दिन हुतु मिलिशियामैन रवांडा के प्रधानमंत्री के घर में घुसे। कारण ये है कि प्रधानमंत्री तुसी हैं। हमारा अनुसरण करें, मुझे अपने सेनापति के पास ले चलो, लेकिन प्लीज मेरे बच्चे को जाने दो। तुम फालतू की बात बहुत करते हो। और परिवार के पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की भी बेरहमी से हत्या कर दी गई। अकेले पहले दिन ती द्वारा लगभग 8000 लोग मारे गए थे। इस माहौल से प्रेरित पूरे देश में हुतस गृहयुद्ध में प्रवेश कर चुके हैं। उन्होंने उत्पीड़ित पक्ष को उठाया और खेती के लिए हंसिया और कुल्हाड़ी। इस बिंदु पर उनका लक्ष्य अब भूमि नहीं है, लेकिन एक तुसी जिसकी त्वचा का रंग मेरे जैसा ही है। अगले कुछ महीनों में तुसियों का नरसंहार शुरू हुआ। जबकि युवक कार चला रहा था, उसकी पत्नी को खोजने के रास्ते में लियान्हे राष्ट्रीय टीम का अनुसरण करें। अप्रत्याशित रूप से मैं फिर से मुसीबत में पड़ गया। छोटी टूटी हुई कार को मिलिशिया ने जबरन रोक लिया। उन्होंने समझाया कि वे पिछली यूनाइटेड एज कंट्री टीम के साथ थे, लेकिन इससे पहले कि वे उन्हें जाने देने के लिए तैयार हों, मिलिशियामैन को संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त करने होंगे। इतने में उस आदमी का साथी कार से बाहर निकल गया। लेफ्टिनेंट हैगुओ को नमस्ते कहें। आशा है कि वो उन्हें बचाने के लिए मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए
लेफ्टिनेंट ने उसके लिए झूठ बोलना नहीं चुना, क्योंकि उनका मिशन प्रवासियों के इस समूह को दूर ले जाना है। संयुक्त राष्ट्र की टीम के जाने के बाद मिलिशियामैन अपने कागजात की जांच शुरू करते हैं। वो आदमी एक उच्च कोटि का हुतू अधिकारी है। उनकी साख को देखकर मिलिशिया वालों ने आनंद फानन में सम्मान में सलामी दी, और क्योंकि उसका साथी तुसी है, इतना भाग्यशाली नहीं, मजबूरन उसे जमीन पर घुटने टेकने पड़े। इस बिंदु पर आदमी बाहर आना चाहता है और उसके लिए बोलना चाहता है, वापस जाना। मैं इस आदमी को प्रमाणित कर सकता हूँ, वो बहुत वफादार और एक अच्छा सैनिक है। सेना में टूटिस को साफ करने की जरूरत है, फिर मैं उसे खुद मुख्यालय ले जाऊंगा। क्या तुम मदद करना चाहते हो? मेरी बात सुनो, उसे एक बड़ा चाकू दो। नहीं। फिर उस आदमी को अपने सबसे अच्छे दोस्त को मारने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी स्थिति में मनुष्य के लिए कुछ भी करना असंभव है। अंत में उन्हें मिलिशिया द्वारा गोली मार दी गई और उन्होंने खुशी खुशी लंच बॉक्स प्राप्त किया। अपने पूर्व मित्रों को अपने सामने गिरते हुए देखना। पुरुष कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से जाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, लेकिन सड़क पर छोटी टूटी हुई कार अभी भी उसे संभाल नहीं पाए। इसलिए वो शरणार्थियों से भरे एक ट्रक में सवार हो गया, अपनी बेटी के स्कूल के स्थान पर गया। रास्ते में एक बूढ़ा मिला। चाचा ने उन्हें स्कूल के अनुमानित स्थान के बारे में बताया और जाने से पहले उससे ये कहा, उसे कुछ चीजें पास करने दें। रास्ते में वो एक छोटे से ग्रामीण प्रांगण से गुजरा। अंदर गर्मागर्म बहस चल रही है, यहाँ तक कि हथियारों का भी इस्तेमाल किया। उस आदमी ने दरवाजे के बाहर सुना और यह सब हो रहा था। फिर वो अपनी बेटी के स्कूल आया। एक ही गंध होती है। फिर उसने पहली बार जंगली कुत्तों को शव खाते देखा। फिर उसने कक्षा का दरवाजा खोला। मैंने अभी अभी 2 शिक्षिकाओं को शव को साफ करते देखा। आदमी बोलता है बेटी का नाम सुनते ही शिक्षक तुरंत जमीन पर गिर पड़े। ये पता चला है कि कुछ दिन पहले हुतू लड़ाकों का एक समूह परिसर में आया था। बंदूक और छुरे से लैस होकर अंदर घुस गए। शिक्षक ने छात्रों को व्यवस्थित तरीके से छात्रावास में भागने के लिए संगठित किया। उन्होंने छात्रों से एकजुट होने की बात कही। तुसी बच्चे को कभी न छोड़ें। जब हुतू मिलिशिया छात्रावास में घुस गया, अधिकारी ने छात्रों को 2 टीमों में विभाजित करने के लिए कहा। तुसी और हुतू। एक बहादुर लड़की खड़ी हुई और दृढ़ता से बोली, हम बहनें हैं, हम अलग नहीं होंगे। अधिकारी अगर कुछ न बोले तो बड़ा बातूनी होता है। इस समय शिक्षक भी खड़े हुए और बच्चों के लिए बीच बचाव किया, लेकिन जो उसका इंतजार कर रहा था वह भी एक गंभीर पिटाई थी। फिर कुछ सैनिक गायब हो गए। धैर्य और निर्मम शूटिंग। लगभग उन्मादी शूटिंग के फटने के बाद जिंदा था और अभी लात मार रहा था। बच्चे अब लाश हैं। सभी सफेद स्कूल की वर्दी भी लाल रंग में रंगी हुई थी। महिला शिक्षिका को इसलिए गोली नहीं मारी गई क्योंकि उन्हें उनके बच्चों का सहारा था। वो आदमी जिसने खबर सुनी, शिक्षक के बगल में गिरना और घुटने टेकना, 1994 में ऐसा ही हुआ था। रवांडन नरसंहार, अब से केवल 30 साल। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह हमारे इतने करीब होगा। डरावनी चीज युद्ध नहीं है, लेकिन मानव प्रकृति हितों से अंधी है। खुशी है कि हम एक शांतिपूर्ण देश में पैदा हुए। शुक्र है कि अब हमारे पास बहुत सारी अच्छी चीजें हैं।